फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी के पीवाईक्यू के सीरीज के सेशन में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक को, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से यूपीएससी हर एवरी ईयर या फिर हर अल्टरनेट ईयर पे वो क्वेश्चन पूछता है। तो हम इसको आज समझेंगे कि WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है तो किस टॉपिक से पूछ रहा है या फिर किस थीम से पूछ रहा है, और उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे आज की इस सेशन में कि हम थीम को आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, कैसे कौन से थीम से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद हम समझेंगे उसके पूरे कॉन्सेप्ट को। तो आज का हमारा वे ऑफ टीचिंग क्या होगा, आज का हमारा क्या होगा, सेशन का आउटकम्स क्या आने वाला है आज के हमारे सेशन का। तो सबसे पहला जो हमारे सेशन का जो आउटकम्स आने वाला है आज आप लोगों के सामने, वो ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग थीम को आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर कौन कौन से थीम से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को कि आखिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आखिर ऐसा कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिसपे कि हमारी नजर होनी चाहिए। उसके बाद हम पूरे डेप्थ में जाके एनालिसिस करेंगे इस पूरे टॉपिक का। मतलब ये कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को हम पूरे इन एंड आउट को पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये तो हमारा प्रोसीजर रहेगा कि कैसे हम पढ़ेंगे इसको। उसके बाद हम आइए समझते हैं कि आखिर क्या क्या, मतलब आज के इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपको क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स होने वाले हैं कि आप क्यों इस सेशन को अटेंड करें। मतलब ये कि वाई, जैसे कि मैंने बहुत बार बोला है कि यूपीएससी की अगर कोई भी आप कंटेंट देख रहे हैं तो उसके लिए आपके सामने तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। वो तीन चीजें कौन कौन सी है। सबसे पहले हाउ, अगर ये कंटेंट देखेंगे तो कैसे देखेंगे, व्हेन, कब देखेंगे, और वाई, क्यों देखेंगे। ये तीन चीजें जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं रहेगी, आप सिर्फ और सिर्फ अपने समय की बर्बादी करेंगे। जो आपका प्रेशियस टाइम है उस टाइम को आप वेस्ट करेंगे और यूपीएससी का जो समंदर जैसा जो सिलेबस है आप उसको पार नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको इस समंदर को पार करना है तो आपको सबसे पहले आपका हाउ क्लियर होना चाहिए, आपका व्हेन क्लियर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। समटाइम्स मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि मैंने भी अपने लाइफ में ये गलतियां करी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो प्री के टाइम पे भी मेंस के कंटेंट पढ़ते रहते हैं। मतलब ये कि अगर प्री का एग्जामिनेशन जनरली 28 या फिर 29 ऑफ मई को होता है, तो फरवरी के महीने में भी वो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ रहे होते हैं या फिर सोसाइटी पढ़ रहे होते हैं, इंडियन सोसाइटी को पढ़ रहे होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसे नहीं पढ़ना चाहिए, बट आपका वेन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको कब पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा हर चीज आपको पढ़ते ही रहना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर मैंने ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो क्या करते हैं कि वो, मान लो ये अगर दो एक्सट्रीम है तो आपको कभी इन दो एक्सट्रीम पे नहीं रहना चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी ने और उनसे पहले महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हमेशा मध्यम मार्ग को पकड़ो, मिडिल पाथ को पकड़ना चाहिए। यूपीएससी भी आपके लिए निर्वाण प्राप्ति का एक साधन है। आपको तभी निर्वाण प्राप्त होगा जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी बहुत एक्सट्रीम में जाके अपने तपस्या को, मेडिटेशन को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तब उन्हें रियलाइज हुआ, मतलब वो इतने कमजोर हो चुके थे अकॉर्डिंग टू शास्त्रास और अकॉर्डिंग टू जितने भी बुक्स हैं, जितने भी लिटरेचर है, उससे हमें ये पता चलता है कि वो इतने कमजोर हो चुके थे कि आपको पता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बिहार के पास एक जगह है, बिहार में एक जगह है बोध गया, गया शहर से कुछ दूरी के बाद 10 या 12 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर है बोध गया। और ये बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी है जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए। अभी के टाइम पे इस नदी को बोलते हैं फल्गु रिवर और उस टाइम पे इसको बोलते थे निरंजना रिवर। तो मतलब ये कि लिटरेचर से हमें बताते हैं कि इतने कमजोर हो चुके थे कि वो निरंजना रिवर को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो तब उनको रियलाइज हुआ कि हमको मुझे इस एक्सट्रीम पाथ पे नहीं जाना है,
ना तो इस तरफ जाना है ना ही इस तरफ जाना है, हमको कहीं मिडिल पार्ट पे रहना है। मतलब ये कि मेडिटेशन भी करना है और भी चीजें करनी है। इसी बात को महात्मा गांधी ने भी माना और उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में इसी थियरी को, इसी फिलोसफी को अप्लाई किया कि हम कभी एक्सट्रीम पाथ पे नहीं जाएंगे। तभी आपने देखा होगा कि समटाइम्स वो जाकर क्या करते थे, नेगोशिएट भी करते थे, जैसे कि आपको गांधी रीन पैक्ट के बारे में पता होगा। उन्होंने जाके नेगोशिएशन कर लिया था और अपने आप को, मतलब लोग बोलते हैं कि कंप्रोमाइज कर लिया था, लेकिन उनका मिडिल पाथ का जो फिलोसफी था उस पर बुरी तरह से बिलीव करते थे। इसी मिडिल पाथ को, फिलोसफी का फॉलो करते हुए जब चोरा चोरी इंसिडेंट होता है उस टाइम पे भी उन्होंने क्या किया, बहुत ही सक्सेसफुल हो चुका मूवमेंट को वापस ले लिया, बीच में ही पुल बैक कर लिया, जिसकी उनकी आलोचना आज तक भी होती है। और उसी के साथ साथ बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो कि उनकी आलोचना करते हुए कांग्रेस से निकल जाते हैं और फिर उन्होंने क्या किया, अलग पार्टी बना ली, जिसको बोलते हैं स्वराज पार्टी। खैर, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो हमको भी इन्हीं दो पर्सनालिटीज से, मतलब कि बुद्ध और गांधी, इन दो महान व्यक्तित्वों से हमें चीज सीखनी चाहिए कि हमको हमेशा कौन सा पाथ अपनाना है, मिडिल पाथ अपनाना है फॉर द निर्वाणा। उनको तो किसी और तरीके का निर्वाण चाहिए था, लेकिन हमको जो निर्वाण चाहिए वो क्या है। खैर, ये उनके सामने बहुत छोटा निर्वाणा है, लेकिन हमारा जो इंटेलेक्ट है, इसके साथ साथ हमारा जो इंटेलेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत बहुत ही पावरफुल निर्वाणा हमें प्राप्त होने वाला, जब हम यूपीएससी के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे तीनों स्टेज को। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्यों पढ़ना जरूरी है। प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ना जरूरी है ही, क्योंकि आप लोगों को पता है, आप सभी लोग काफी अवेयर लिसनर्स हैं हमारे, स्टूडेंट्स हैं हमारे। मैं आप सभी को पता है, फिर भी मैं रिकॉल कर रहा हूं, क्योंकि जब प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होता है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि जो सिविल सर्विस है उसके साथ साथ आईएफएस, यहाँ आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जामिनेशन साथ साथ होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब से एग्जामिनेशन साथ साथ होने लगा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस बढ़ गए हैं और ये अराउंड 20 to 25 तक पहुंच जाते हैं, समटाइम्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। इसके साथ ही साथ हम मेंस में भी देखेंगे कि आखिर अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, जैसा कि आपको पता है कि हर कोई इन्वायरमेंट पे फोकस कर रहा है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक टारगेट रखा कि 2047 तक हम न्यूट्रल हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल कंट्री के रूप में अग्रसर हो जाएंगे। तो मेंस में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आता है, तो कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है क्वेश्चन को, कैसे कंक्लूड करना है, और बॉडी पार्ट में आप क्या क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको इसके भी आपको मिल जाएंगे, इंसाइट मिल जाएगा कि आपको इसमें आपको क्या करना है। वहीं अगर जहां तक बात करें लास्ट स्टेज, निर्वाणा का जो लास्ट स्टेज है इंटरव्यू का, अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज ये हमेशा चर्चा में बना रहता है। तो ये है इसकी ग्रेविटी। आप ग्रेविटी समझ रहे होंगे कि इसकी कितनी ग्रेविटी है, मतलब ये इसका कितना डिमांड है अभी के टाइम पे, अभी के एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन में ये 2017 का क्वेश्चन है। ऐसे मैं बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम क्वेश्चन ही एनालाइज करते रह जाए तो ये सेशन लंबा खिंच जाएगा, और हमारा इंटेंशन आपका समय बर्बाद करना नहीं, हमारा इंटेंशन लंबी लंबी वीडियोस बनाना नहीं, हमारा इंटेंशन आपको कॉन्सेप्ट देना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या चीजें रखी गई हैं जो कि आपको टारगेटेड पढ़ने की जरूरत है। तो 2017 का ये क्वेश्चन है जिसमें कि इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिसको कि हम लोग हंट नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड हंट करना। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। ये उन दिनों का क्वेश्चन है कि जहां पे जनरली अगर 3 ऑप्शन में 3 इंडिविजुअल्स के नाम, 3 जानवर के नाम, 3 शहर के नाम या फिर 3 कन्वेंशन के नाम होते थे, तो उन तीनों के तीनों आंसर करेक्ट हुआ करते थे। खैर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शेड्यूल 6, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, सॉरी, ये जो 1972 है, इसमें 6 शेड्यूल्स थे स्टार्टिंग में। मतलब ये कि मैं अगर ऐसे एक पैरेलल ड्रॉ करूं
तो यहाँ पे 6 शेड्यूल हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट हुए। इसमें कुल 4 अमेंडमेंट हुए हैं, जो कि मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि कब कब कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे, उन अमेंडमेंट्स में क्या क्या एलिमेंट्स थे, कौन सी नई चीजें जोड़ी गई थी, उन सभी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। तो 6 की जगह डिक्रीज करके 4 कर दिया गया है। तो ये उस समय की बात है जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था, ये रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है इसमें। तो इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा प्लांट स्पीसीज है, मतलब कि अगर किसी प्लांट स्पीसीज को हम शेड्यूल 6 में डालते हैं तो आपको बताना है कि उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस ऑप्शंस को पढ़ने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट। मतलब कि अगर शेड्यूल 6 में डाल दिया गया है तो आपको लाइसेंस की जरूरत होगी प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जैसे अगर आप एग्जामिनेशन में अगर आप बैठे होते, अगर मैं भी बैठा होता तो मैं भी यही सोचता कि 6 में अगर डाला गया है किसी भी शेड्यूल 6 में, मतलब ये कि अगर 6ठे शेड्यूल में किसी को डाला गया है तो इसके साथ साथ 5 और शेड्यूल्स होंगे। और आपको भी पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको 1 में रखते हैं। सिर्फ मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात नहीं कर रहा, अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं है फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन सेंस की बात है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको नंबर 1 में रखते हैं, उसके बाद नंबर 2 में रखते हैं, उसके बाद नंबर 3 में रखते हैं, उसके बाद नंबर 4 में रखते हैं, उसके बाद नंबर 5 में रखते हैं। अगर नंबर 6 में रखा है इसका सीधा सा मतलब है कि हमको क्या है, हमारा ये जो प्लांट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर इसको ये बहुत ही जनरल काइंड ऑफ प्लांट है, तो इतना वल्नरेबल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रखा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, शेड्यूल 6 में सिर्फ प्लांट्स ही रखते थे, इस वजह से लाइसेंस के साथ इसकी कल्टीवेशन नहीं हो सकती थी। ऑप्शन सी की बात करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, इसको क्यों रखेंगे हम 6 में? सच अ प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम। ऐसी बात भी नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए। हाँ, इसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन इसका आंसर था such a plant cannot be cultivated under any circumstances, मतलब किसी भी circumstances में इसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते थे। ये आपके सामने मैंने ग्लिम्स रखा है, एक झलक रखा है क्वेश्चंस की। अब हम समझते हैं कि आखिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या था, उसके पीछे की पूरी कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया, इसने क्या किया, इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ा? इसका इम्प्लीकेशन ये पड़ा कि इसको एक लीगल फ्रेमवर्क मिल गया है। अगर आपको इससे क्वेश्चन आता है 1972 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सीधे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बात समझ में आएगा कि इसमें क्या था, वेरियस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स को रखा गया था, इसको कि लीगल फ्रेमवर्क मिल गया था। किस तरह के लीगल फ्रेमवर्क्स मिले थे उसको? हैबिटेट को मैनेज करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करना था हमको? ट्रेड को कंट्रोल करना था, एनिमल्स प्लांट्स को और उसके प्रोडक्ट्स को। एक्ट क्या बताता है? एक्ट बताता है कि कुछ शेड्यूल्स दिए गए इस एक्ट में जिसमें कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को रखेंगे, उसके डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब कि उसको कितना प्रिजर्व करने की जरूरत है, उसको कितना कंजर्व करने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग। मतलब ये कि मतलब बोलते हैं उसको कि औकात के अकॉर्डिंग हम उसको रखेंगे किसी भी लिस्ट में जो शेड्यूल्स बना के हम लोगों ने रखा है। साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, मतलब ये कि जो वनस्पति और जंतु जिसको कि इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए, मतलब ये जैसे कि आपको पता है कि हाथी दांत का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, तो लोग इसका क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। इसके लिए साइट्स को बनाया गया था और इसका आइडिया तो 1963 में ही आ गया था, लेकिन इसके बाद 1975 के आसपास ये आके अपने स्ट्रक्चर में आता है और इसके बाद से इसके अंदर वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर आ जाना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है, साइट्स के अंदर आ जाना, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन था तो उसके अंदर तो आपको एनआईओ आना ही था, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे मतलब कोई ऑब्लिगेटरी नहीं था, लेकिन अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, तो आपको आना ही चाहिए। स्टार्टिंग में क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर के को इसमें हम लोग नहीं रख सकते थे, क्योंकि उसको एक इम्यूनिटी प्राप्त, जैसा कि आपको पता है 370 एक्ट के तहत, आर्टिकल 370 के तहत। अब हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसका क्या था। हुआ ये कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपको जैसे कि पता है कि 1976 में
एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, मैडम इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑन दैट टाइम। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, 42nd आया था बाय द वे, 1976 में। तो उस टाइम पे इतना मासिव लेवल पे चेंजेस किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि लोग इसको सार्कास्टिकली आज भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। व्यंग्य में लोग इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो 1976 में अगर ये अमेंडमेंट होता है, तो जब आपको पता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसने हमारे डाइवर्स तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंपैक्ट डाला, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से कैसे अछूता रह जाता। इसमें तीन बेसिक तौर पे तीन परिवर्तन किए गए थे। वो तीन परिवर्तन कौन कौन से थे, आइए समझते हैं। सबसे पहले उसमें क्या था कि आपको अगर लॉ बनाना है इन्वायरमेंट के रिलेटेड, तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था। जैसा कि आपको पता है कि लेजिस्लेटिव रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा तो लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या होता है। लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब होता है कि तीन तरीके से लॉ बनाए जा सकते हैं। कौन कौन तरीके से लॉ बनता है, किनके पास अथॉरिटी है लॉ बनाने का। एक है स्टेट के पास, एक है सेंटर के पास, और एक कंकरेंट होता है, मतलब कि दोनों इनमें से बना सकते हैं लॉ। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, इन्वायरमेंट को क्या किया गया, स्टेट लिस्ट से निकालकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो मतलब ये कि पार्लियामेंट भी ऑथराइज्ड हो गई लॉ बनाने की। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है, मतलब ये कि पार्लियामेंट लॉ बना रही है। अगर मैं बोल रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रही है, मतलब ये कि स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रही है। तो आपका ये बात यहाँ पे क्लियर हुआ। उसके बाद आपको पता है कि उसी के साथ साथ स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था आर्टिकल 51A में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि एक लाइन है कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है एवरी सिटीजन का। क्या है फंडामेंटल ड्यूटी भाई एवरी सिटीजन का? फंडामेंटल ड्यूटी ये है एवरी सिटीजन का कि आप एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब ये कि आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह का आपके पास क्या है, ड्यूटी है। तो आप ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए हमारे इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, मतलब कि जंगल में रहने वाले जंतुओं को। उसी के साथ साथ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल 48, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी को बोलते हैं शॉर्ट में, आर्टिकल 48A में इंक्लूड किया गया कि स्टेट को क्या करना है, प्रयास करना है। क्या प्रयास करना है स्टेट को, कि आपको प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है। क्या प्रोटेक्ट और क्या इंप्रूव करना है, एनवायरनमेंट एंड द सेफगार्ड टू द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। मतलब है कि देश के अंदर में जो भी फॉरेस्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, आपको उनको सेफगार्ड प्रोवाइड कराना है और क्या कराना है, उनको इंप्रूव करना है और प्रोटेक्ट भी करना है। ये 48A में है। जैसा कि आपको पता है कि डीपीएसपी के तहत अगर किसी भी एलिमेंट को रखा गया है तो उस पर तुरंत तो लॉ नहीं बनता, लेकिन टाइम के साथ साथ उस पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को लॉ बनाना होता है। जैसे कि मैंने बात किया कि इसके अंदर कुछ कुछ शेड्यूल्स थे। जैसे कि हमने देखा था 2020 के क्वेश्चन में कि शेड्यूल 6 में अगर किसी प्लांट को डाल दिया जाएगा तो उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो पहले हम शेड्यूल को समझते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया कि 6 शेड्यूल थे, लेकिन बाद में क्या हो गया कि 6 शेड्यूल थे तो बाद में क्या हो गया कि इसको, हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियली WPA 1972 में कितने तरह के शेड्यूल थे, इसमें कुल मिला के शेड्यूल्स का जो नंबर था वो था 6, लेकिन बाद में इसको डिक्रीज कर दिया गया है, डिक्रीज करके 4 कर दिया गया। लेकिन फिलहाल अगर हम पुराने को पढ़े, इसमें कुल 6 थे, तभी हम 6 को पढ़ेंगे। बाद में हम इसको कम भी कर सकते हैं क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शेड्यूल 1 की, तो शेड्यूल 1 में ऐसे एनिमल्स को रखा गया था जो कि इंडेंजर्ड थे और उनका रिगरस प्रोटेक्शन की उनको जरूरत थी। और कोई पर्सन उसको वायलेट करता है उसके प्रोविजंस को, तो उसके ऊपर जो पेनाल्टी का जो था, काफी हार्श पेनाल्टी उनको अवॉइड करने का ऐसा उसमें प्रोविजन किया हुआ है। इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स है उसको पहले हम जान लेते हैं। वो जो एनिमल्स थे उसमें ब्लैक बक, स्नो लियोपर्ड, हिमालयन बियर और एशियाटिक चीता, ये एनिमल्स रखे गए थे। उसमें आपको पता ही होगा
एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के, जिनके ऊपर ये चार्जेस लगे थे कि उन्होंने ब्लैक बग का शिकार किया था, मतलब कि हंटिंग करी थी उसकी, और इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत समय अपना समय लगाया अदालतों के चक्कर में। मतलब ये कि इतने ज्यादा रिगरस होते हैं इसके रूल्स एंड लॉज कि आपको कोई भी हो आप इससे बच नहीं सकते। अगर हम शेड्यूल 2 की बात करें तो एनिमल को रखा गया है जिनको की प्रोटेक्शन की जरूरत है काफी ज्यादा, और उनके ट्रेड को रोकने के लिए, ऐसे एनिमल्स को जिनकी ट्रेड रोकने की जरूरत है। इसमें जो एनिमल्स है वो कौन कौन से एनिमल्स है, आसमीज मकाऊ, हिमालयन ब्लैक बियर और इंडियन कोबरा को रखा गया है इसमें। अगर हम शेड्यूल 3 और 4 की बात करें, इसमें उन एनिमल्स को रखा गया है जो कि इतने ज्यादा इंडेंजर्ड तो नहीं है, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको हम लोग किसमें रखते हैं, 3 और 4 में। हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, हंटिंग से करते हैं, और उनपे बहुत ज्यादा पेनाल्टी उतना ज्यादा नहीं लगाते हैं जितना कि ऊपर के फर्स्ट 2 शेड्यूल में पेनाल्टी का प्रोविजन, लेकिन हाँ पेनाल्टी हम इसमें भी इम्पोज करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो चीता, जिसको कि स्पॉटेड डियर बोलते हैं, जिनमें ऐसे ऐसे स्पॉट होते हैं जिनके बॉडी में, उसका ब्लू सिप, हायना और सांभर को इसमें रखते हैं। अगर शेड्यूल 4 की बात करें तो इसमें जो एनिमल्स हैं उनके नाम फ्लेमिंगो, हेयर्स, फैल्कन्स, किंगफिशर और हॉर्सशूज क्रैब्स को रखते हैं। वहीं अगर शेड्यूल 4 में एनिमल्स की बात करें तो इसमें जो एनिमल्स हैं जैसे कि वर्मिन्स, ऐसे स्मॉल एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, डिजीज को फैलाते हैं और प्लांट और फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको हंट किया जा सकता है। उसी के साथ साथ इसमें कॉमन क्रोज को रखा गया है, फ्रूट बैट को रखा गया है, रैट्स को रखा गया है। अगर हम शेड्यूल 6 की बात करें, शेड्यूल 6 में क्या है, तो शेड्यूल 6 में कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट, मतलब कि आपको रेगुलेशन दिया गया है कि कौन से प्लांट को कल्टीवेट करना है और कौन से प्लांट को कल्टीवेट नहीं करना है। इसी के साथ साथ उनके ट्रांसपोर्टेशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, सेल को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और उसी के साथ साथ पोजीशन को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। बोथ cultivation and trade of specified plants can only be carried with the prior permission, मतलब कि बिना परमिशन के आप इसका कल्टीवेशन नहीं कर सकते। प्लांट्स प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 6 इंक्लूड्स, किसको किसको इसमें इंक्लूड्स करते हैं, इसमें जनरली प्लांट्स को ही रखते हैं और ऑर्किड को रखते हैं, जैसे कि ब्लू ऑर्किड, रेड ऑर्किड, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्किड्स होते हैं जिनको कि हम इसमें रखते हैं। आखिर इसके तहत मतलब ये कि WPA 1972 के तहत अगर हम लोगों ने कुछ ऐसे प्लांट, ऐसे बॉडीज को बनाया है, आखिर इसके अंतर्गत किस बॉडीज को हम लोगों ने कंस्टिट्यूट किया, एस्टेब्लिश किया है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं वो है बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये 2 लेवल पे होता है, पहला होता है स्टेट लेवल पे, दूसरा होता है नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे जो बॉडी होती है उसका क्या काम है, ये एपेक्स बॉडी है, रिव्यू करने के लिए वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स को रिव्यू करने के लिए एकमात्र ऐसी बॉडी है, एकमात्र तो नहीं मैं बोलूंगा, एपेक्स बॉडी मतलब कि सबसे सुप्रीम बॉडी है। अगर आपसे यूपीएससी पूछ ले कि सबसे सुप्रीम बॉडी कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जो कि वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स को रिव्यू करती है, उसका नाम होना चाहिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अगर आपसे पूछा जाए कि NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट के तहत हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसी तरीके से स्टेट लेवल पे वाइल्ड लाइफ होते हैं, उनको मतलब स्टेट बोर्ड्स जो होते हैं वाइल्ड लाइफ के, उनके जो चेयरपर्सन होते हैं कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। अगर मैं बात करूं सेंट्रल जू अथॉरिटी की, सेंट्रल जू अथॉरिटी का भी जो एस्टेब्लिशमेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही किया गया है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसका क्या काम है, इसका काम है कि सबसे पहले ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि किसको रख सकते हैं हम, रिकॉग्नाइज करता है जू को, मतलब कि किसको हम जू बोलेंगे अब किसको जू नहीं बोलेंगे, जू को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, इन सारी चीजों का इन सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंट्रल जू अथॉरिटी की है। और इसी के साथ साथ इसमें 10 मेंबर होते हैं और चेयरपर्सन होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। ये गाइडलाइंस इशू करती है और रूल्स को प्रिस्क्राइब करती है कि एनिमल्स को कैसे ट्रांसफर करना है, और नेशनली और इंटरनेशनली मतलब कि देश से बाहर और देश के अंदर राज्यों के बीच कैसे हम, जैसे कि आपने सुना होगा ना कि टाइगर को एक जू से दूसरे जू में ले गए, या फिर मंकीज को एक जू से दूसरे जू में ले गए, तो इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी सारी गाइडलाइंस बनाकर देती है।
वही अगर हम बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, एनटीसीए की, जैसे कि आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नेक्स्ट ईयर 1973 में हम लोगों ने क्या किया था कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। मतलब ये कि हमारे देश के टाइगर क्या हो रहे थे, लुप्त हो रहे थे, एक्सटिंक्ट हो रहे थे। और उसी के साथ साथ हमने अभी के टाइम पे रिसेंट जो टाइगर सेंसस आया है उसमें क्या है, टाइगर्स का जो नंबर है 3167, मतलब कि काफी ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट हम लोग ने किया है नंबर्स ऑफ टाइगर्स में। तो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, इसका जो मेन जो क्या काम होता है कि टाइगर टास्क फोर्स बनाना होता है। और ये 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था टाइगर कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। इंडियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो होते हैं उसके चेयरपर्सन होते हैं, और स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन देती है एनटीसीए को कि डिक्लेयर किया जा सकता है कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। मतलब कि इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट टाइगर रिजर्व घोषित करती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जो अगली बॉडी है जो बनाई गई है WPA प्रोटेक्शन, WPA 1972 के तहत, वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये एक्ट जो है कि अगर कोई क्राइम करता है वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट, उसको पनिश करने का काम करती है कंट्री के अंदर में। कॉम्बैट मतलब रोकने का काम करती है। और प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर दिस एक्ट, मतलब कि इस एक्ट के अंदर जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं कौन कौन से हैं, सेंचुरी होता है, नेशनल पार्क्स है, कंजर्वेशन रिजर्व्स है, कम्युनिटी रिजर्व्स है और टाइगर रिजर्व्स है। अगर हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, तब तक कुल मिला के 4 अमेंडमेंट्स हुए हैं। चारों अमेंडमेंट्स की लिस्ट आपके सामने है, एक एक करके हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1991। इसमें क्या बताया गया था कि इसको क्या किया गया था, पेनाल्टीज और फाइन को इंक्रीज कर दिया गया था। और इंट्रोड्यूस मतलब कि इसमें और भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए थे कि इंडेंजर्ड स्पीसीज को कैसे हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 2002 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें क्या किया गया था कि कम्युनिटी रिजर्व्स को कंसेप्ट को और कंजर्वेशन रिजर्व्स के कॉन्सेप्ट को लागू किया गया था। और इसी के साथ साथ प्रोटेक्टेड एरिया में प्रोटेक्टेड एरिया को कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स के साथ के नाम से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इस कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर में लागू किया गया था। वहीं अगर 2006 की बात करें तो इसमें क्या था, इसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स, इसमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, और इसने क्या किया था कि अभी हमने पढ़ा था ना एनटीसीए, इसी के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कंट्री के अंदर में। फिर टाइगर को कंजर्वेशन और इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसको डील करता है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स को। वहीं अगर हम रिसेंट अमेंडमेंट की बात करें तो जिसका जो रिसेंट अमेंडमेंट है 2022 में हुआ, मतलब कि बस एक साल पहले की बात है। और इसको क्या किया गया है कि इसमें स्पीसीज के नंबर को इंक्रीज कर दिया गया है जो कि साइट्स के अंदर में आते हैं। जैसे कि साइट्स मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत इसको खड़ा किया गया था। जो शेड्यूल्स है उसको क्या कर दिया गया है, 4 तक लाके रिड्यूस कर दिया गया है। जो पहला शेड्यूल होगा उसमें पहले शेड्यूल में क्या होगा कि पहले शेड्यूल में हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वाले एनिमल्स को रखा गया है। वहीं दूसरे शेड्यूल की बात करें इसमें थोड़े कम, जिनको कम प्रोटेक्शन की जरूरत है उनको रखा गया है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था। वहीं तीसरे शेड्यूल की बात करते इसमें क्या है, प्लांट्स को रखा गया है जो कि 6th शेड्यूल में रखा गया था। वहीं 4th शेड्यूल की बात करें तो साइट्स के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, उसको इसमें रखा गया है। ये एक्ट क्या करता है, द एक्ट परमिट्स द यूज ऑफ एलिफेंट्स, मतलब कि आपको पता है कि भारत एक परंपराओं का देश है और यहाँ पे मतलब हम लोग धार्मिक भावना में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं। तो अगर एलिफेंट मतलब कि हम लोग क्या मानते हैं कि जीव जंतुओं में भी भगवान का वास होता है। वैसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कि अगर कोई एलिफेंट है, जैसे कि साउथ इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए एलिफेंट का यूज कर सकते हैं, इस एक्ट में अलाउ कर दिया गया। पेनल्टी को बढ़ा दिया गया अगर आप प्रोटेक्टेड एनिमल्स के साथ किसी भी तरह का बदतमीजी करते हुए पाए गए तो। आखिर इनिशिएटिव्स, ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स थे जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत लिए गए थे, या फिर कौन कौन से इनिशिएटिव्स अभी हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, और जैसे कि बहुत तेजी से हमारा टाइगर का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा था, उसको रोकने के लिए
हम लोगों ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था और अभी कुल मिला के 3167 टाइगर्स हमारे देश में रिसेंट टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग अभी हमारे देश में है। इस प्रोजेक्ट का जो नोडल मिनिस्ट्री होता है वो कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यूपीएससी आपसे पूछ देता है और आपको कंफ्यूजन वहां पे स्टार्ट हो जाता है इसके रिगार्डिंग। वहीं अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में शुरू किया गया था और इसका काम क्या था? एलिफेंट को कंजर्व करना। और अब तक कुल मिला के 88 कॉरिडोर्स बनाए जा चुके हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत में। आखिर ये कॉरिडोर्स होते क्या है? कॉरिडोर्स जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया है, और उसको क्या करते हैं? अलाउ कर देते हैं मूवमेंट का एनिमल्स को बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के और ह्यूमन सेटलमेंट्स के। रिसेंटली इंडिया जो है अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को डेवलप प्लान किया है न्यू दिल्ली और हरियाणा के बीच में असोला घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास इर्द गिर्द इसको बनाने की प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा। आखिर चैलेंजेस क्या है WPA 1972 में? आखिर हम चैलेंजेस की बात कर ले, क्योंकि अगर आपके मेंस में क्वेश्चंस आएगा, अब यहाँ से प्री के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, अब यहाँ से शुरू होते हैं मेंस के कि आपको कैसे बॉडी पार्ट में इंट्रोडक्शन, तो आप वहां से लिख सकते जो मैंने पहले स्लाइड में आपको दिखाया। अब यहाँ से हम बॉडी पार्ट को लिखेंगे कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम है अवेयरनेस की कमी है। मतलब ये कि हमारे देश में लोग एनिमल्स और फ्लोरा एंड फौना के लिए इतने अवेयर नहीं है, उनको इसका इंपॉर्टेंस पता ही नहीं हुआ। जैसे कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया था कि अगर एक मक्खी या फिर एक मधुमक्खी की प्रजाति अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है तो हमारा पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन के सर्वाइवल में भी खतरा आ सकता है। तो अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। जैसे कि आप गाहे बगाहे न्यूज़पेपर्स में या फिर टेलीविजन न्यूज में आप देखते होंगे कि किसी ने किसी जानवर के साथ बदतमीजी की या फिर उन्हें कुछ ऐसा कुछ खिला दिया जो उन्हें नहीं खिलाना चाहिए था। तो इस तरह की चीजों को हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस अभी तक नहीं फैला पाए अपने सिटीजन्स के अंदर में। उसके बाद क्या है? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, होता क्या है कि गाँव में या फिर शहरों में क्या होता है, तेंदुआ हाथी आ जाता है, फिर उत्पात मचाना शुरू कर देता है। तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है इंसान और जानवरों के बीच में। अभी भी इतने सारे प्रोविजंस के बाद भी हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को हम लोग अभी तक रोक नहीं पाए हैं। कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है, क्योंकि होता क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की जो एजेंसी है जैसे कि पुलिस, कस्टम्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनके बीच कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से भी सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पेनल्टी अभी बहुत कम है, तो पेनल्टी को बढ़ाने की जरूरत है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हालांकि रिसेंट अमेंडमेंट्स में इसको एड्रेस किया गया, उससे पहले के अमेंडमेंट्स में भी इसको एड्रेस किया गया था, लेकिन अभी भी काफी कम है और हमको इसको बढ़ाने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लाइमेट चेंज। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही एवरग्रीन टॉपिक है और इसको क्या कर सकते हैं हम हर आंसर में कहीं भी इसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी क्या हो रहा है कि हमारा जो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ये कंक्लूजन आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको कोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही फैंसी वर्ड्स का यूज किया, जैसे कि सिविल सोसाइटी, जैसे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन चलाना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह का अगर आप वर्ड्स यूज करेंगे तो नो डाउट कि आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा क्वेश्चन का जो सीरीज का जो सेशन था, जो कि आज का थोड़ा लंबा खिंच गया होगा, क्योंकि टॉपिक ही आज का ऐसा था कि इसको लंबा होना ही था। तो ऐसे सिचुएशन में आज हमने जाना कि कैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है, इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो कैसे पूछता है, और इसके बहुत ही इन डेप्थ जाके हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर WPA 1972 के क्वेश्चंस पे आधारित। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।